हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 27 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहला पॉइंट कह रहा है, किसने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित करने हेतु शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो आप इमेज से देख पा रहे होंगे, ये समझौता दो विश्वविद्यालयों के बीच में हुआ है। पहला है IIT बॉम्बे और दूसरा है शिव नादर विश्वविद्यालय। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, IIT बॉम्बे ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी विकसित करने के लिए शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। लिथियम सल्फर बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना ऊर्जा क्षमता वाली और किफ़ायती यानी कि सस्ती होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक LIS बैटरी यानी लिथियम सल्फर बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है, ये हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पेट्रोलियम उद्योग के सह उत्पादों जैसे कि सल्फर, कृषि संबंधी अनुपयोगी तत्वों और कार्डेनॉल काजू प्रसंस्करण का एक सह उत्पाद है जो कार्डेनॉल जैसे कोपॉलीमर्स तथा यूजिनॉल यानी लौंग का तेल जैसे कैथोडिक सामग्रियों का उपयोग शामिल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक में गैजेट, ड्रोन, विद्युत चलित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित होंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, हिमांशु सिंह ने कितने कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब जीता है। तो ये खिताब की पुरस्कार राशि है 2.52 इस खिताब में हिमांशु सिंह ने लगभग 2.52 लाख कोडर्स को हराया है, यानी कि लगभग 2.5 लाख कोडर्स में पहला स्थान प्राप्त किया है हिमांशु सिंह ने। इसके अलावा जो फर्स्ट रनर अप है वो चैतन्या, सेकंड रनर अप कलश गुप्ता, थर्ड रनर अप ज्योति भुगाता और फोर्थ रनर अप राहुल दुगार और कोड डीवा यानी कि फर्स्ट फीमेल जो है वो कृति धारिया जी हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगर हम पूरी न्यूज़ की बात करें तो पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है। वह एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी स्नातक हैं जो वर्तमान में बेंगलुरु में एक IT फर्म के साथ काम कर रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से 62% प्रोफेशनल थे और 38% स्टूडेंट्स थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के डेवलपर्स शामिल हुए थे। कोड ग्लैडिएटर्स टेकगिग द्वारा होस्ट किया गया एक कोडिक विलक्षण रचना है जो प्रति वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड के साथ सम्मानित होता है। टेकगिग ने 165 डेज के लिए कोड ग्लैडिएटर्स 2020 सेशन चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, कौन सी कंपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। तो आप इमेज से देखकर समझ ही गए होंगे, या 4G एयरटेल 4G ने शुरू किया है और एयरटेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला प्राइवेट दूरसंचार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली अंडमान निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन क्या है इसके बारे में नया ये देख लेते हैं। गोलमेज बैठक का आयोजन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था थाईलैंड के सहयोग से। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, मीटिंग जो है, इसका विषय जो है एशियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा था। इस राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। विदेश मंत्री S जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई ने गोलमेज बैठक का उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो यह न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है लेकिन फिर भी देख लीजिए।
अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को एसबीआई के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह एसबीआई म्यूचुअल फंड में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 मई 2022 तक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह प्रवीण कुमार गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में शामिल होने से पहले वह एसबीआई की संपूर्ण क्रेडिट संरचना और प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण का कार्यभार संभाल रहे थे। वह एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक भी थे। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में से अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो ये तीरंदाजी के क्षेत्र में जीते हैं और तीरंदाजी के क्षेत्र में अतनु दास ने अर्जुन पुरस्कार जीता है। वह भारत का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 17वें तीरंदाज बन गए हैं। यह पुरस्कार खेल में किसी एथलीट की उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। वह टोक्यो में अपने दूसरे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वर्तमान में उनकी विश्व रैंकिंग 22 यानी 22 है। उन्होंने दीपिका कुमारी के साथ 2013 विश्व कप मिश्रित टीम कोलंबिया में कांस्य पदक जीता था। वह रिकर्व पुरुषों की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में भाग लेते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने 2008 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन दिया था। वह भारत में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता में कार्यरत हैं, यानी वर्तमान समय में वह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण से और नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? तो यह एक अच्छा इनिशिएटिव है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान जी ने लॉन्च किया है ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स एंड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिन्यूअल ऑफ असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स। इससे जो स्टैंडर्ड है गोल्ड का और गोल्ड से बनने वाली चीज़ों का, उससे नियंत्रण में रखना संभव होगा। यानी अभी तक जो नकली ज्वेलरी या बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी के ज्वेलरी बन रही थी उस पर कंट्रोल करना पॉसिबल होगा और लोगों का विश्वास सोना खरीदने या सोने की चीज़ें खरीदने के प्रति बढ़ेगा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, कौन सा देश आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन यानी सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल की शुरुआत के लिए भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा? तो यह साझेदारी की जा रही है ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के मध्य में। इस पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को अट्रैक्ट करना है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदलना है। साथ ही इसका उद्देश्य क्षेत्र के देशों के बीच साझेदार संबंध बनाना है। SCRI के विचार को एशियान देशों के लिए भी खुला रखा गया है। अगर हम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखें इस योजना का इम्पोर्टेंस, तो हमें पता चलेगा कि इन देशों की भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीन के कार्यों का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन तीन देशों के कदमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार समझे जा सकते हैं कि भारत और जापान सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में अपनी नई पार्टनरशिप बना रहे हैं। यानी ये जो इस इनिशिएटिव है ये चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिहाज से शुरू किया गया है। इनिशिएटिव शुरुआत में जापान ने सजेस्ट किया था और इसे अब जब चाइना के साथ मानसरोवर लेक के पास टेंशन बढ़ रही है तब भारत ने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। जापान की फ्री और ओपन हिंद प्रशांत रणनीति और साथ ही साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच यह अभिसरण है।
साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास भी करते रहते हैं। उन्होंने मजबूत पीपल टू पीपल रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं। और लास्ट पॉइंट जो कह रहा है इस रिलेशन का या इस इनिशिएटिव का, वो यह कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के संयुक्त उद्यम हैं जो भारत को प्रमुख तीसरे भागीदार के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तो यह पुरस्कार जीता है गजानन यादव जी ने। इमेज में आप देख पा रहे हैं गजानन यादव जी ने। और इसके बाद आज की अगली न्यूज़ और आखिरी न्यूज़ कह रही है महज 20 साल की उम्र में किस भारतीय ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से ख्याति पाई है। तो ये हैं हैदराबाद के नीलकंठ भानु जी। नीलकंठ भानु जी ने शकुंतला देवी जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता है और साथ ही साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। इसके बाद आज देखते हैं हम लोग 27 अगस्त को कौन से इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज मनाए जाते हैं। तो आज के दिन यूएसए में मनाया जाता है नेशनल जस्ट बिकॉज डे। इस दिन को मनाने के पीछे केवल इतना ही उद्देश्य रहता है कि प्रतिदिन हम लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनको करने के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। तो एक दिन बिना किसी कारण के जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती हैं उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका उद्देश्य रहता है एवरी डे वी ऑल डू थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू अस। जो उम्मीद की जाती है हमसे या जो ज़रूरी होती हैं करना, हम प्रतिदिन वो करते हैं। और बिकॉज वी हैव टू, या फिर हमें वो करनी ही होती हैं। एंड इट बिकम्स टैक्सिंग ऑन आवर स्पिरिट, और ये हमारी आत्मा पर एक बोझ की तरह होता जाता है। टुडे ऑन 27 अगस्त ऑन द ओकेजन ऑफ वी डू समथिंग फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स एंड यू मे वेल डिस्कवर अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। तो ये एक तरह से रिलैक्सिंग डे है और ये खुद को इम्पोर्टेंस देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा अगर 27 को हम देखें तो 27 अगस्त को मोल्दोवा का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। नेशनल डे ऑफ मोल्दोवा कॉमेमोरेटिंग द एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन ऑन 27 अगस्त 1991। 27 अगस्त 1951 को या 1991 को यह सोवियत यूनियन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था और इसी दिन मोल्डोवा का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अगर मैप में हम इसे देखें लोकेशन, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया के वेस्ट में बढ़ने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और तुर्की के ऊपर ब्लैक सी, जहाँ तक तो हमें पता है एशिया। और इसके बाद यूरोप में जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो रोमानिया के ईस्ट में और यूक्रेन के वेस्ट में एक छोटा सा देश पड़ता है मोल्दोवा। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में ब्लैक सी के पास एक छोटा सा देश है मोल्दोवा, और ये सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट हुआ था 1991 27 अगस्त को। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के 27 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।